हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सुमित जम्बाल। एंड आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि कंपैरिजन हम करेंगे कि न्यू टैक्स रजीम जो आई है गवर्नमेंट की उस पे और जो ओल्ड टैक्स रजीम है उन दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों में से कौन से टैक्स रजीम में अगर आप मान लो फॉर्म भरते हो तो आपको मैक्सिमम जो टैक्स रहता है उसमें आपको काफ़ी आप सेव कर सकते हो उन दोनों में से। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो इसमें सबसे पहला वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ों को बता देता हूँ यहाँ पे कि ओल्ड टैक्स रजीम और न्यू टैक्स रजीम का जो भी स्लैब्स रहते हैं कि आप मंथली बेसिस पे या मतलब ईयरली बेसिस पे कितना आप टर्न ओवर करते हैं तो उस पर आपको कितने परसेंट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ, उसके बाद जो रिबेट रहता है, चाहे स्टैंडर्ड डिडक्शंस रहती हैं, चाहे एचआर रहता है, जो भी आप बेनिफिट ले सकते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिक जो अभी इसका रहेगा कि जो स्लैब्स रहती हैं, तो ओल्ड टैक्स अगर मैं रिजीम की बात करूं तो इसमें जो स्लैब्स रहती हैं वो रहती हैं कि अगर आपका जीरो से लेके 2.5 LPA मतलब लैख पर एनम अगर आप कमाते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर 2.5 से लेके अगर आप 5 LPA तक कमाते हैं तो आपको 5% देना है उसमें। और अगर आप 5 LPA से लेकर 10 LPA तक आप अगर अर्न करते हैं ईयरली का तो आपको 20% देना है। अगर आप 10 LPA से अगर जितना भी आप कमाते हैं तो उसमें आपको 30% आपको देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो ये एक बेसिक जो ओल्ड टैक्स रजीम है उसका मैंने स्लैब बता दिया आपको। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी सैलरी अभी 6 LPA है, 6 लाख है या 10 लाख है या 20 लाख है तो आप कौन से स्लैब में आ रहे हैं, आप कितना परसेंट गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। तो अभी टैक्स पे कैसे छूट रहेगी वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आपको एक बेसिक पता रहना चाहिए कि आप कौन से स्लैब में आ रहे हैं। और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा न्यू टैक्स रजीम रहेगी। और न्यू टैक्स रजीम में यही रहता है कि अगर आपकी सैलरी 0 से लेकर 3 LPA तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 3 से लेकर 5 तक है तो आपको कितना 5% टैक्स देना है। अगर 5 से लेकर 7.5 तक है तो 10%। अगर 7.5 से लेकर 10 LPA तक है तो फिर आपको कितना 15%। अगर 10 LPA से लेकर 12.5 तक है तो 20%। एंड अगर 12.5 से लेकर 15 LPA तक है तो 25%। तो अगर 15 LPA से ऊपर है तो फिर आपको 30% देना है। तो जो हमारा दूसरा था ओल्ड वाला उसमें 10 LPA से ऊपर था तो फिर आपको 30% देना होता है। लेकिन यहाँ पे न्यू टैक्स रजीम में आपको थोड़ा बेनिफिट रहता है कि अगर आपका 15 LPA तक है आपका, जब उससे ऊपर है तो फिर आपको 30% देना होता है। तो ये थोड़ा टैक्स में थोड़ा बेनिफिट रहता है इसमें न्यू टैक्स रजीम में जो स्लैब्स बनी है उसके अकॉर्डिंग। और अभी हम बात करते हैं रिबेट की। रिबेट मतलब होता है डिस्काउंट। तो जैसे अगर आपकी स्लैब जो रहती है ओल्ड टैक्स रजीम की अगर हम बात करें तो उसमें अगर आपका 5 LPA अगर आप ईयरली का कमा रहे हैं एक पूरे साल का तो उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना रहता है। उसमें जो टैक्स बनता है वो रहता है 12,500 बनता है, 12,500 रुपीज़। तो जो ओल्ड टैक्स रजीम रहता है उसमें रिबेट आपको मिल जाता है, मतलब आपको डिस्काउंट मिल जाता है उसमें, रिफंड हो जाता है। अगर आप मान लो आपका TDS भी कटा होगा 12,500 का तो पूरे साल में, तो फिर आपको वो रिटर्न हो जाता है जब आप ITR फाइल करते हैं। तो अप टू 5 LPA तक आपको कुछ पैसा नहीं देना गवर्नमेंट को और उसके बाद से आपका टैक्स शुरू हो जाता है। और दूसरा जो बेनिफिट रहता है जो कि न्यू टैक्स रजीम का उसमें 7.5 LPA तक रहता है कि 7.5 LPA तक अगर अभी इनकम है आपकी पूरे साल की तो आपको कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देना है। वैसे 7.5 पे आपका 25,000 के आसपास आपका जो रहता है वो टैक्स बनता है, तो आपको 25,000 का रिबेट मिल जाता है उसमें आपको। और सेकंड पॉइंट जो रहता है वो रहता है डिडक्शंस रहती हैं। अभी हम ओल्ड टैक्स रजीम की बात करते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको डिडक्शन मिलती हैं आपको, मतलब बेनिफिट रहता है। डिडक्शंस काफ़ी सारी सेक्शंस रहती हैं, ATC, ATE, ATD, अभी मैं बताऊंगा उन सभी सेक्शंस के बारे में। और जो अभी न्यू टैक्स रजीम है उसमें ये सारी सारी सेक्शंस जो हैं वो सारी की सारी नहीं है, अभी हटा दिया गवर्नमेंट ने, सिर्फ ओल्ड टैक्स में ही है अगर आपको बेनिफिट लेना है तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो रहेगा ओल्ड टैक्स रजीम में जो भी डिडक्शंस रहती हैं। डिडक्शन का मतलब ये हो गया, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये कुछ कुछ बेसिक चीज़ें रहती हैं और ये मैं वीडियो भी उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जो मिडिल क्लास हैं या उससे भी थोड़े बिलो मिडिल क्लास हैं, क्योंकि उनको पता नहीं रहता इन सब चीज़ों के बारे में कि डिडक्शन का क्या मतलब होगा। डिडक्शन का मतलब यही रहता है कि अगर आपकी जो भी टोटल इनकम रहती है, अगर मान लो आपकी 10 लाख इनकम है तो उसमें से अगर आपने डिडक्शन मतलब कि अपना जो भी खर्चे हैं, अपना एक्सपेंसिव है, चाहे आपने वो खर्चा अपना कोई इंश्योरेंस पे लगाया हो, चाहे कार EMIs पे लगाया हो, चाहे घर पे लगाया हो, तो मान लो 10 में से आपने 4 लाख लगा दिया उसमें, तो 4 लाख आप ना गवर्नमेंट को माइनस कर सकते हो उसमें। फिर आप 6 लाख का उनको बता सकते हो कि मेरे प्रॉफिट हुआ है। तो 6 लाख जितना कम प्रॉफिट बताओगे उतना ही कम आपका टैक्स दोगे। आपको 10 लाख अगर बताओगे तो उतना ही आपको मैक्सिमम अपना इनकम देना पड़ेगा, ITR मतलब
उतना ही मतलब टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे अभी जो सेकंड पॉइंट रहेगा डिडक्शंस का, उसमें जो पहला पॉइंट रहता है वो रहता है सेक्शन 80C का रहता है। और सेक्शन 80C जो रहती है उसमें जो सारी सारी आपकी इन्वेस्टमेंट्स रहती हैं, जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होगा, आपने अगर पीएफ में डाला हो, या पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया अगर आपने उसमें डाला हो, या मान लो आपने किसी 5 साल के लिए आपने एफडी करवा ली, या उसमें कर लिया हो, या आपने इंश्योरेंस ले लिया हो, लाइफ इंश्योरेंस ले लिया हो, तो इन सभी केसेस में आप ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप रिडक्शन करवा सकते हो अपनी जो भी टोटल इनकम रहती है। तो जितना रिडक्शन करवाओगे उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा टैक्स सेविंग में। तो एक 80C वाला ये हो गया। अभी 80CCD अभी रहता है एक सेक्शन, और 80CCD में सिर्फ आप NPS जो रहते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम वाले जो लोग रहते हैं, वो अगर एक साल में 50,000 से ज़्यादा अगर अमाउंट अपना NPS में सबमिट करते हैं तो वो उसको क्लेम कर सकते हैं। उसको फाइनल अमाउंट जो रहता है उसमें आप डिडक्ट कर सकते हो, ताकि आपका अमाउंट जो रहेगा वो कम दिखेगा। सेकंड पॉइंट ये हो गया। एंड थर्ड पॉइंट हो गया वो 80D हो गया। अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, 80D काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये मेडिकल इंश्योरेंस। अगर आप साल का मान लो 50,000 या उससे ज़्यादा पे करते हो, मान लो 1 लाख करते हो, तो आपको 50,000 तक का उसमें डिडक्शन मिल जाता है इनकम टैक्स जब आप फाइल कर दो ITR में। तो इसमें भी आप काफ़ी अपना पैसा बचा सकते हो। और इन सबसे इम्पॉर्टेंट एक ये भी रहता है, सेक्शन 80E रहता है। अगर आप एजुकेशन पे कोई लोन लेते हैं, अगर मान लो आप कॉलेज पढ़ रहे हो, चाहे उस पर कोई लोन ले रहे हो, चाहे स्कूल में हो, तो उसमें आपका ये रहता है कि आपको नो लिमिट रहती है। मान लो कोई लिमिट नहीं रहती, चाहे आप जितने मर्जी लाख का लो चाहे करोड़ का लो, लिमिट रहती है। लेकिन लिमिट मनी की नहीं रहती, लेकिन उसमें लिमिट जो रहती है वो रहती है टाइम की रहती है। मिनिमम 8 साल तक आपकी लिमिट रहती है। और उसमें आप जितना चाहो उतना डिडक्ट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट पे कर सकते हो आप, कि जितना आप इंटरेस्ट दे रहे हो वहाँ पे मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे। अगर ईयरली बेसिस पे अगर मान लो आप 1 लाख इंटरेस्ट जा रहा है आपका वहाँ पे, 1 लाख तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। अगर मान लो आप मिडिल क्लास हो तो आप मान लो आप 20,000 30,000 अगर इंटरेस्ट जा रहा है एक साल में आपका, तो आप 30,000 फिर आप अपना डिडक्ट कर सकते हो वहाँ पे फाइनल में। और इसमें लास्ट पॉइंट जो रहेगा सेक्शन का, ये में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं सेक्शंस के। अगर आपको पता रहेगा तो फिर आप अगर मान लो ITR फॉर्म खुद से भर सकते हो। अगर आजकल के टाइम पे यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस आ गई हैं, अगर आपको CA या लॉयर की हेल्प नहीं चाहिए, अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं तो आप खुद भी कर सकते हो बेसिक चीज़ें। अगर आपको कोई बिजनेस वगैरह है, अगर मान लो आप कोई कंपनी वगैरह है, तो फिर बात लगा, फिर आपको CA की जरूरत पड़ती है ऑडिट के लिए, अकाउंटेंट के लिए। तो वो डिफरेंट चीज़ें रहती हैं। अकाउंटेंट बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, अकाउंटिंग के लिए कह रहा हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें की जरूरत रहती है। तो अभी बेसिक चीज़ें आप खुद भी भर सकते हो और अपना पैसा सेव कर सकते हो। वैसे काफ़ी सारा हम टैक्स तो देते हैं गवर्नमेंट को। और ऐसे जो एम्प्लॉय पर्सन रहता है वो ज़्यादा टैक्स देता है rather than कि बिजनेसमैन कमाता ज़्यादा, लेकिन उसको काफ़ी सारे उनके लिए बेनिफिट रहते हैं, या लूप होल्स आप कह सकते हो। और हमारे लिए भी एक लूप होल्स रहता है, जो सैलरीड वाले रहते हैं। वो लूप होल एक ही चीज़ रहती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग आप सुनना इसको। सेक्शन 80G रहती है वो। सेक्शन 80G क्या रहती है, वो चैरिटी रहती है। अगर मान लो आप चैरिटी में अमाउंट करते हैं, जैसे आपने देखा ना काफ़ी सारे बिलियनियर्स रहते हैं, वो भी काफ़ी सारी चैरिटी करते हैं। चैरिटी वो किस लिए करते हैं, क्योंकि अपना वो टैक्स जितना हो सके उतना सेव कर सकते हैं। अगर मान लो आपका पैकेज है वो 8 लाख का है, और आपका सैलरी स्लैब जो रहती है न्यू टैक्स रेजिम की वो 7.5 है, तो अगर आपने 8 लाख है, तो फिर आपका जो 8 लाख पे कितना आ गया आपका मान लो 8 लाख पे आपका 15% बन गया, आपको टैक्स देना है। 15% कितना हुआ, 1 लाख या 1.5 लाख के आसपास हो गया, जो उससे आसपास ही हुआ। तो फिर आप क्या करोगे, या तो गवर्नमेंट को 1.5 लाख दे दो 8 लाख पे, या तो आप 50,000 की चैरिटी कर दो किसी जगह पे। 50 लाख की आपने चैरिटी करी, फिर आपने डिडक्शन में डाल दिया वो, तो 7.5 हो गया। तो 7.5 तक तो आपको वैसे कोई टैक्स देना नहीं है। तो काफ़ी सारे लोग ये भी गेम्स खेलते हैं इसके साथ, स्पेशली जो बड़े लेवल पे रहते हैं लोग। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। और ये सब ओल्ड टैक्स में आप अपना जो भी डिडक्शन करवा सकते हो, वो मिनिमम टू मिनिमम अगर मैं बात करूँ, वो डिपेंड करता है सैलरी स्लैब पे आप कितना कमा रहे हो, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम आप 2 लाख से लेके 4 लाख या 5 लाख तक आप अपना डिडक्ट करवा सकते हो। और अभी हम बात करते हैं न्यू टैक्स रिजाइम की करते हैं। सो न्यू टैक्स रिजाइम में जो रहता है, ये सारी डिडक्शंस जो रहती हैं वो नहीं रहती हैं उसमें। 80C 80D 80E या CCD ये सब नहीं रहती हैं। और मैं एक पॉइंट बताना भूल गया था, वहाँ पे HRA वाला रहता है। सो हाउस रेंटिंग अलाउंस रहता है, तो HRA भी हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता है। तो वो आप मैक्स टू मैक्स 50% अपनी जो भी बेसिक सैलरी रहती है, तो उसके हिसाब से आप मिल सकता है आपको उतना। और बेसिक सैलरी का मतलब ये रहता है कि मिनिमम सैलरी रहती है, जिसमें कि आपका काफ़ी सारे, जैसे कंपनी हमें देती है ना, PF देती है या HRA देती है, तो फिर वो जब HRA देती है तो सैलरी हमारी काफ़ी सारी बढ़ जाती है, तो वो उसमें इंक्लूड नहीं रहता वो सारी चीज़ें, वो सारी डिडक्ट रहती है। बेसिक मतलब मिनिमम रहती है। अगर मान लो आपकी 40,000 सैलरी है, साल में मिलता, मंथली बेसिस से मिलता है, तो उसमें
18 से 20%, 20,000 ही आपका बेसिक सैलरी रहेगी। तो मैक्सिमम आप 50% तक आप अपना HRA क्लेम कर सकते हो, फिर डिडक्शन पे लगा सकते हो आप उसको, ताकि आपका जो सैलरी है उसका प्रॉफिट जो रहेगा वो कम दिखे। अगर आप इनकम माइनस डिडक्शन करोगे तो फिर वो प्रॉफिट आएगा आपका। और जो न्यू टैक्स रेजिम है उसमें HRA भी नहीं है, कोई जो मैंने सेक्शंस बताई है कोई सेक्शंस नहीं है, बस एक सेक्शंस रहती है वो कॉमन रहती है ओल्ड में और न्यू में, वो रहती है स्टैंडर्ड डिडक्शन रहती है, जो कि सैलरीड एम्प्लॉयड रहते हैं, जबकि पेंशनर्स रहते हैं उनके लिए। तो ये पॉइंट मैंने वहाँ पे भी नहीं कवर किया, अभी मैंने यहाँ पे बता दिया कि स्टैंडर्ड डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो दोनों वे में, चाहे ओल्ड में चाहे न्यू में। इसमें 50,000 तक आप डिडक्ट कर सकते हो अपना। और एक जो इसमें जो सेक्शंस रहती है और न्यू टैक्स में बस एक ही सेक्शन रहती है, वो रहती है सेक्शन CCD रहती है, NPS वाली, नेशनल पेंशन स्कीम। तो अगर आप कोई किसी स्कीम, पेंशन स्कीम में अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है और साल के आप 50,000 से ज़्यादा दे रहे हो तो आप वो 50,000 भी क्लेम कर सकते हो। तो बस ये दो चीज़ें रहती हैं इसमें न्यू टैक्स रेजीम में। तो इसलिए काफ़ी सारे लोग जो रहते हैं वो डिडक्शन के चक्कर में ओल्ड टैक्स रेजीम में चले जाते हैं। तो वो डिपेंड आप पे रहेगा कि आपकी क्या सैलरी है, और आप अगर मान लो आप जा भी रहे हो ITR के लिए तो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये सजेशन रहती है कि जो ITR रहती है, इनकम टैक्स रिटर्न हम जब फाइल करते हैं तो उसकी प्लानिंग हमें साल के पहले से हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो मार्च का मंथ से स्टार्ट होता है, मार्च से 31 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक जो पूरा इनका फाइनेंशियल ईयर चलता है, तो 31 मार्च से हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए कि हाँ इस पूरे साल में मैं किस किस चीज़ में इन्वेस्ट करूँगा और उसमें मेरे को कहाँ कहाँ बेनिफिट रहेगा। और एक फाइनेंशियल नॉलेज उस हमें होनी चाहिए इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग। और आज की वीडियो में सिर्फ यही रहेगा। एंड अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए जो फाइनेंशियल एजुकेशन के रिगार्डिंग आपको प्रोवाइड करवाए, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।